टीचर इतना पढ़ाया तो हमने क्लास किया नहीं तो समझ में कैसे आया? पहले करते थे। वो सब तैयार है। श्रेष्ठ, ये तो आ रहा है पिछले कुछ दिनों से। चलो ठीक है, क्या पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में बताओ? हम एजिप्शियन चल रहा था तो एजिप्शियन खत्म हुआ था। assumption, fourth assumptions पे थे आई थिंक। हाँ, हाँ मैम, हाँ द सभी वैल्यू ऑफ लोग अपने मॉडुलस माइक रेशियो के ऑफ बाद। कर लो, सभी लोग माइक ऑफ करें। देखो, द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलर रेशियो m, small m is equal to 280 by 3 sigma CBC, 3 sigma CBC। सिग्मा CBC क्या है? मैम बेंडिंग कंप्रेशन है, बेंडिंग परमिसिबल कंप्रेशन है, वैल्यू है। ठीक है। मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस है कंक्रीट की इन बेंडिंग कंप्रेशन, यही ना? लिख लो, Yes. सिग्मा CBC इज इक्वल टू maximum permissible stress in concrete and bending compression देखो, small m is equal to Young's modulus of steel divided by Young's modulus of concrete मतलब ES EC। स्मॉल ए है। नहीं बेटा, कैपिटल यंग्स मॉडुलस को ई से रिप्रेजेंट करते हैं ना, कैपिटल से, कैपिटल ई। हाँ यस मैम। ठीक है, अब देखो, हमने जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसी को यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। तो जो कंक्रीट के लिए पढ़ाई थी उसमें दो टर्म्स के लिए पढ़ाई थी। किस किस टर्म्स के लिए पढ़ाई थी बता जरा। मैम एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म था। अगर मैं बोलूं कि शॉर्ट टर्म के लिए m की वैल्यू निकालो, शॉर्ट टर्म के लिए मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू निकालो M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए, तो निकाल के बताओ कितनी वैल्यू आएगी। ES बाई EC का फॉर्मूला लगाना है। 230/3 सिग्मा CBC का फॉर्मूला यूज नहीं करना अभी। ES बाई EC का फॉर्मूला यूज करो। मैम 7.30। ठीक है, और सबको समझ में आया कैसे निकला? रामायण समझ में आया बेटा कैसे निकला? नहीं आया। देखो, ES की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्टील का तो हम लोगों ने सोम में पढ़ा था ना, कि सोम में जब हम पढ़ रहे थे तो पढ़ा था कि यंग्स मॉडुलस स्टील के लिए कितनी वैल्यू होगी, उसकी कितनी होती है बताओ जरा। अमन तुम मत बताना, अभिषेक बताएगा। अभिषेक आवाज नहीं आ रही। भूपेंद्र बताओ बेटा। मैम हाँ बताओ बेटा।
हम 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर क्या 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर इस सिंपल वे में बताओ, न्यूटन में चेंज कर दो। 2 इंटू 10⁵ होता है ना, 2 यस इंटू मैम 10⁵ होता था, तो वहां पे एस के जगह पे 2 इंटू 10⁵ लिखो। और शॉर्ट टर्म के लिए मैंने इसी का फॉर्मूला लिखवाया था 5000 इंटू अंडर रूट FCK, यस ठीक है। हाँ, तो FCK की जगह पे 30 पुट कर दो। तो क्या पुट करना है, पूरी ओवरऑल वैल्यू कैसे पुट करनी है, 2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 5000 इंटू अंडर रूट 30। जब ये पुट करोगे तो वैल्यू 7.3 आएगी। यस ओके, लॉन्ग टर्म के लिए अगर फाइंड आउट करना है, अगर मैंने तुमको डे दे दिया 28 डेज, तो उसके लिए मॉडल रेशियो बताओ। अच्छा, एक मिनट में बता, बोल रही। देखो मैं क्या, 18.6 हाँ ठीक है। और लोग को एक बार क्वेश्चन और सुन लेने दो। मैंने बोला कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको मॉड्यूलर रेशियो फाइंड करना है, एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फॉर्मूला अभी भी वही यूज करना है, ES/EC। ES/EC का फॉर्मूला यूज करना है आप लोगों को। और डे मैंने दे दिया 28 डेज, क्योंकि लॉन्ग टर्म का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें डे आपको दिया रहेगा, आपको क्रीप कोफिशिएंट निकालनी पड़ेगी, थीटा। पढ़ाया हुआ था क्लास में, पिछला कुछ क्लासेस में देखो, यस मैम थीटा की वैल्यू बता। हाँ, तो थीटा की वैल्यू पुट करो, निकालो। और अभी भी M30 के लिए फाइंड आउट करना है। ट्वेंटी 28 डेज के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 28 डेज के लिए 1.6। हाँ, तो फॉर्मूला में पुट करो 2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 5000 इंटू अंडर रूट 30, फिर अगेन डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1.6। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 18.9 कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, ये एक तरीका हुआ कि हम मॉड्यूलर रेशियो निकाल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। बट जब हम अपने WSM में डिजाइन करते हैं, ठीक है, WSM में डिजाइन करते हैं और उसके हिसाब से जो एजम्पशन दे रखा है हमारे IAS कोड में, तो उसने क्लियरली मेंशन किया है कि हम कभी भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कैलकुलेट करेंगे। हम जब भी मॉड्यूलर रेशियो कैलकुलेट करेंगे, वो केवल फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा CBC। ठीक है, बस इसी फॉर्मूला को यूज करके हमें मॉड्यूलर रेशियो मिलेगा। समझ में आया इतना? तुम लोग निकाल सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। अगर कोई पूछे कि हाँ, अगर कोई बोले कि शॉर्ट टर्म के लिए नहीं निकाला जा सकता, तो हाँ निकाला जा सकता है, तो लोग निकाल के दिखा भी सकते हो। बट जब हमारा WSM का डिजाइनिंग होगा, तो उसके एजम्पशंस के हिसाब से केवल हमें मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा C। इसी से हमको M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब डिफरेंट ग्रेड के लिए M की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? डिफरेंट ग्रेड के लिए हाँ, कैसे होगी मैम? अगर इस मेथड से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेथड से देखें तो ऐसे ही हो जाएगी। नहीं, शॉर्ट टर्म्स लॉन्ग टर्म्स के लिए नहीं अब यूज करना है, मैंने अब हटा दिया उसे बस समझाने के लिए था। WSM जो फॉर्म एजम्पशन के हिसाब से जो, हाँ
तो मैम यही 280 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा सीबीसी थ्रू। निकाल लोगे? यस मैम। M25 के लिए निकाल के बताओ, M25 के लिए निकाल के बताओ M की वैल्यू। अब ES बाई EC फॉर्मूला यूज नहीं करना है, जो एजम्पशंस में दिया है फॉर्मूला वो उससे यूज करके बताओ वैल्यू। हम 10.9 ओके 10.9। और लोग का हुआ? सिग्मा सीबीसी की वैल्यू लिखवा रखी है ना मैंने हर ग्रेड के लिए। आकाश, आकाश गुप्ता, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू मैंने हर ग्रेड के लिए लिखवा रखी थी, वो सबने लिखा है या नहीं लिखा है इतना बताओ मुझे। नहीं लिखा है? खुद से लिखोगे और खुद से M की वैल्यू भी फाइंड आउट करोगे हर ग्रेड के लिए, मैं नहीं बताने वाली हूँ। लिखो M इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा सीबीसी फॉर टेंशन रिइंफोर्समेंट के लिए यूज होगा। दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड for tension reinforcement. And for compression reinforcement, we will use M dash is equal to 1.5 into M. M रामायण माइक ऑफ करो बेटा, किसका आवाज आ रहा है इतना? हम वैल्यू रिपीट कीजिए। हाँ देखो, कॉम्प्रेशन रिइंफोर्समेंट के लिए मैंने बोला M डैश इज इक्वल टू 1.5 इंटू M, 1.5 इंटू M। और टेंशन रिइंफोर्समेंट जब यूज करोगे तो उसमें मॉड्यूलर रेशियो निकालोगे तो वो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा सीबीसी। M डैश वाला में कुछ क्लियर नहीं हुआ। लिख लिया ना 1.5 इंटू M, अभी लिखा ना? यस मैम। फॉर्मूला लिख लिया ना, हमें समझा रही हो? फॉर्मूला लिख लो पहले। चलो ग्रुप में एक इमेज भेजा है, उसको बनाओ जल्दी से कॉपी में। सभी लोग बनाओ, जल्दी से बनाओ। और इस फिगर में देखना, मैंने दोनों साइड न्यूट्रल एक्सिस मतलब कॉम्प्रेशन साइड में भी और टेंशन साइड दोनों साइड में मैंने क्या यूज किया है? रिइंफोर्समेंट। अब बोलोगे कि क्यों यूज किया है, कॉम्प्रेशन साइड में क्या जरूरत है? मान के चलो मैंने स्टील के साइड टेंशन के साइड में तो स्टील यूज कर लिया, अब मैं कुछ ज्यादा ही लोड आ गई मेरी, हो सकता है कि जहां पे मैं अपना घर बना रही हूँ वहां पे मुझे ज्यादा ही लोड देना है उस बिल्डिंग पे या उस मटेरियल पे, तो मुझे थोड़ा और सेफ्टी इंश्योर करने के लिए मैंने क्या किया कि ठीक है टेंशन वाले साइड में मैंने यूज तो किया है, मैं कॉम्प्रेशन वाले साइड में भी यूज कर ले रही हूँ स्टील। मुझे स्टील यूज करने से कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ठीक है।
मैं तो स्टील दोनों साइड में भी यूज कर सकती हूँ अपने स्ट्रक्चर को क्या करने के लिए, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए मैं दोनों साइड में यूज करती हूँ। तो जब थोड़ा आगे पढ़ोगे आरसीसी, जब आगे बढ़ोगे तो ये देखोगे कि डबली रिइंफोर्समेंट यूज होता है। जब हम नीचे की साइड बस रिइंफोर्समेंट दे रहे थे तो उसको हम लोग बोलते थे सिंगली रिइंफोर्समेंट। अब जो डबली रिइंफोर्समेंट मतलब कॉम्प्रेशन में भी रिइंफोर्समेंट यूज होगा और टेंशन में भी रिइंफोर्समेंट यूज होगा, तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं डबली रिइंफोर्समेंट। तो यहाँ पे बस ये एग्जाम्पल का तौर एग्जाम्पल है डबली रिइंफोर्समेंट। अभी मैं पढ़ा नहीं रही हूँ कि डबली रिइंफोर्समेंट है क्या, बट इसका एक एग्जाम्पल है, उसको समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा। तो वो जो बीम है तुम्हारी उस पर लोड लग रही है और उसका क्रॉस सेक्शन ले लिया मैंने। क्रॉस सेक्शंस में कॉम्प्रेशन के साइड में भी रिइंफोर्समेंट है और टेंशन के साइड में भी रिइंफोर्समेंट है। और जो रिइंफोर्समेंट है उसकी एरिया कितनी दे रखी है, टेंशन वाले के साइड में AST और कॉम्प्रेशन वाले के साइड में ASC। ठीक है, इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब लिखो AST क्या है। AST इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, इन टेंशन। And ASC is equal to area of steel, area of steel in compression, in compression. इससे पहले मैंने क्या लिखवाया था कि जब टेंशन रिइंफोर्समेंट यूज होगा तो उसके लिए मॉड्यूलर ऑफ रेशियो क्या लेना है, 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा। हाँ, मैम और कॉम्प्रेशन के लिए मैम वो 5 डैश Compression. 1.5 into 1.5 into m। IS कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग उसमें ये बोला गया है, लिख लो, द हायर वैल्यू ऑफ मॉड्यूलर रेशियो, द हायर वैल्यू ऑफ मॉड्यूलर रेशियो फॉर compression reinforcement, for compression reinforcement is due to more effect of creep, is due to more effect of creep। तो More इसके effect अकॉर्डिंग हम of? कह सकते मोर इफेक्ट ऑफ क्रीप, बेटा CREEP, क्रीप। ओके तो इसे हम कह सकते हैं कि हमारे IS कोड में कॉम्प्रेशन रिइंफोर्समेंट में क्रीप का इफेक्ट ज्यादा कंसीडर किया है एज कंपेयर टू टेंशन रिइंफोर्समेंट। यही तो लिखवाया है मैंने, यही लिखवाया है ना कि कॉम्प्रेशन रिइंफोर्समेंट में क्रीप का इफेक्ट ज्यादा कंसीडर करना है एज कम। ये एक पॉइंट ऐसे नोट्स कर लेना क्योंकि इसका फिल इन द ब्लैंक्स करके क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मोर इफेक्ट ऑफ डैश। ठीक है, उसके बाद से तुम ही लोग को फील करना रहेगा तो क्या होता है। एग्जाम दोगे ना तो बाहर कंपटीशन वाले एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक्स करके IS कोड से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। RCC में IS कोड से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैंने बोला था कि IS कोड को थोड़ा रीड करते रहो। अब देखो यूज ऑफ मॉड्यूलर रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो को यूज करना है। जो मैंने इससे पहले अभी इमेज दिया था उसको बनाना, और उसमें केवल जो कॉम्प्रेशन साइड में जो मैंने सरिया यूज किया ना रिइंफोर्समेंट, उसको मत यूज करो, केवल टेंशन साइड में करो और उसका क्रॉस सेक्शन बना लो, उसका क्रॉस सेक्शन बना लो। तो क्रॉस सेक्शन जब बनाओगे तो टेंशन के साइड में बस सर्कल दिखेंगे, कॉम्प्रेशन के साइड में कोई सर्कल नहीं दिखेगा। ऐसे बना लो। हम कंप्रेशन वाली हटा दे। हाँ, कॉम्प्रेशन वाला हटा दो। अब उसको मैंने समझाने के लिए, अभी आगे फिर से यूज होगा तो मैं बताऊंगी उसको कैसे यूज करना।
तो कहानी के फॉर्मेट में सुनते रहना, ठीक है? अभी मैं जो भी बोल रही हूँ, देखो लोड कितना लग रहा है, मान के चलो W किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है हमारी व्हील पे, यही लग रहा है, मेंशन नहीं है फिगर में, बट अपने फिगर में W लगा देना, यूडीएल लग रहा है W किलो न्यूटन पर मीटर का हिसाब से, ठीक है? तो सेम लोड की वजह से कंक्रीट के बिहेवियर को एनालाइज करना है तुम लोगों को, और साथ ही साथ क्या करना है, स्टील के बिहेवियर को भी एनालाइज करना है ना? अगर जब एनालिसिस करने के लिए कोई बोलेगा तुम्हें, तो उसी लोड की वजह से ही एनालिसिस करना है कि कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, कितनी एरिया कंसीडर हो, ठीक है? तो ये जब कैलकुलेट करना है तुम्हें, तो सेम लोड की वजह से ही कंक्रीट के बिहेवियर को भी पढ़ना है तुमको, और स्टील के बिहेवियर को भी पढ़ना है। और अगर दोनों मटेरियल कंक्रीट जो और स्टील है, अगर एक साथ काम करेगा, कंक्रीट फिगर में क्या दिखा रहा है, कंक्रीट और तुम्हारी स्टील एक साथ वर्क कर रही है, कंबाइंड होकर वर्क कर रही है, तो फिर जो लोड की वजह से मिक्स मटेरियल के बिहेवियर को जब एनालाइज करोगे तुम लोग, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा हमारे लिए एनालाइज करना। इसको इस फॉर्मेट में समझो कि अगर तुमको कोई कंक्रीट दे दिया, ठीक है, उस कंक्रीट में बहुत सारी ईंट मिला दिया, कंक्रीट भी है उसमें ईंट मिला दिया, अब कोई बोलेगा कि तुमको ना इसकी क्वालिटी चेक करनी है कंक्रीट की, तो जब मिक्स रहेगा तो तुम्हारे लिए एनालाइज करना मिक्सिंग मटेरियल का थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो तुम्हारे लिए इजी क्या होगा, तुम इजी क्या करोगे, तुम या तो कर सकते हो कि पूरे कंक्रीट को अलग कर लो और और ईंट को अलग कर लो, तुम यही करोगे, और फिर अलग अलग स्टडी करना, ये इजी होगा। इतना समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? यस मैम। हाँ, तो उसी तरह जब हमको स्टील और जब कंक्रीट एक साथ कंबाइंड है, तो उस पे जो लोड आ रहा है, सेमी लोड का एनालिसिस करना है दोनों पे। अब दोनों पे जब कंबाइंड होकर स्टडी करोगे तो थोड़ा डिफिकल्टी आएगा, तो हमें क्या करना होगा कि या तो पूरे के पूरे जो नहीं, पूरे के पूरे जो सेक्शन अभी तुम्हारा है, उस सेक्शन को क्या करो, या तो इक्विवेलेंट कंक्रीट के सेक्शन में कन्वर्ट कर लो, या तो पूरे के पूरे सेक्शन को क्या करो, इक्विवेलेंट कंक्रीट के या स्टील के सेक्शन में कन्वर्ट कर लो। मतलब जो अभी तुम्हारे पास सेक्शन तुम्हारे पास जो है तुमने बनाया आपकी कॉपी में, वो कंबाइंड है। अब इसमें इजी बनाने के लिए क्या करोगे कि जो पूरा का पूरा सेक्शन है उसको अपने इक्विवेलेंट कंक्रीट में चेंज कर लो, या तो इक्विवेलेंट स्टील में चेंज कर लो, ठीक है? तो तुम्हें जो ब्लॉक मिलेगा, जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा, तो फिर या तो कंक्रीट का पूरा मिलेगा और या तो पूरा स्टील का मिलेगा, फिर तुम्हारे लिए एनालिसिस करना इजी हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? यस। ठीक, तो ये कैसे करोगे, ये क्वेश्चन आता है कैसे करेंगे इसको। तो कंक्रीट के एरिया को स्टील के एरिया में चेंज कर लेंगे। पहली बार कंक्रीट के जो एरिया होगी उसको स्टील के एरिया में चेंज कर लेंगे, और जो लोड की वजह से जो एक्चुअल लोड आ रही है W किलो न्यूटन पर मीटर, उस लोड की वजह से जो कंक्रीट में स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा, उसे क्या कर लेंगे, स्टील के स्ट्रेस में चेंज कर लेंगे, उसे स्टील के स्ट्रेस में चेंज कर लेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि कंक्रीट एरिया को सीधे क्या कर लो, स्टील के एरिया में चेंज कर लो, और जो लोड की वजह से कंक्रीट पे जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उस स्ट्रेस को क्या कर लो, स्टील के स्ट्रेस में चेंज कर लो। सिमिलरली उल्टा कर दो, ठीक है? फिर या तो स्टील वाले को एरिया को कंक्रीट के एरिया में चेंज कर लो, या स्टील पे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है उस स्ट्रेस को क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो कंक्रीट के स्ट्रेस में, ठीक है? तो मेनली यहाँ पे दो पैरामीटर यूज हो रहा है, एरिया और स्ट्रेस। क्या यूज हो रहा है, एरिया और स्ट्रेस। अब एरिया और स्ट्रेस का जो कन्वर्जन है ना, इसी कन्वर्जन को पता करने के लिए हमें, या उसको कैलकुलेट करने के लिए, या उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है? तो यूज समझ में आया कि मॉड्यूलर रेशियो कन्वर्जन में यूज होगा, कि हमें एरिया को कन्वर्ट करना है दूसरे मटेरियल में, और स्ट्रेस को कन्वर्ट करना है दूसरे मटेरियल के स्ट्रेस में, तो हमें मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू चाहिए ही चाहिए होगी, मतलब m की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है? तो विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलर रेशियो
मैं क्या कर सकती हूँ, कंक्रीट के एरिया को इक्विवेलेंट स्टील के एरिया में चेंज कर सकती हूँ और कंक्रीट के स्ट्रेस को इक्विवेलेंट स्टील के स्ट्रेस में चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेक्शन या तो कंक्रीट में मिल जाएगा या तो मुझे स्टील में मिल जाएगा, यही होगा ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इतना बताओ। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैंने बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ इसको। जितना मैम इसमें जो मॉडुलर वो लगेगा कन्वर्जन में, तो हम शॉर्ट टर्म के लिए होगा या लॉन्ग टर्म के लिए होगा? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भूल जाओ, अब यहाँ पे उसकी जरूरत ही नहीं है, एजम्पशन के हिसाब से चलना है हमें, हमें अब एजम्पशन के हिसाब से चलना है। ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि हमारे आईएस कोड ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया है और सभी के लिए एक कॉमन बना दिया है एम की वैल्यू 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा सीबीसी। ठीक है, तो मान के चलो इसमें दोनों के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए भी यूज हो रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज हो रहा है, क्योंकि जब आईएस कोड की स्टडी होती होगी तो कुछ प्रोफेसर कुछ ध्यान में रख के ही ये सब चीजें बनाए होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? रितम, भूपेंद्र? यस मैम। ठीक है, तो जब यह एक मटेरियल बन जाएगा तो उसके लिए एनालिसिस करना अब क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब मैंने क्या कर लिया, तो कंक्रीट में चेंज कर लिया तो स्टील में चेंज कर लिया। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा कि आप मॉड्यूलर मॉड्यूलर रेशियो क्यों यूज करते हैं तो बता लोगे क्यों यूज करते हैं? यस मैम। किस लिए यूज Yes. करते हैं रितम? यस मैम। किस लिए यूज करते हैं? मैम जो हमारे स्टील का मटेरियल, मतलब जैसे कि कंक्रीट का मटेरियल हमारा अगर सही नहीं हो तो उसको रिवर्स करके स्टील में चेंज करने, मतलब स्टील में दिखा के हम उसकी मटेरियल आराम की से strength बताओ, बढ़ाते हैं। आराम से बताओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बताओ। हमारी कंक्रीट जैसे कि मतलब कंक्रीट हमारी खराब है, जो सीमेंट हमारा है कंक्रीट उसमें खराब, मिक्स है, मतलब खराब ही नहीं है जो कंक्रीट, खराब की बात ही नहीं है बेटा। अमन बताओ। मैम वो मेन है मैम, इसका यूज वो कन्वर्जन में होता है। जैसे कि किसी भी मैम कंक्रीट ब्लॉक है, आरसी ब्लॉक हमारा, उसमें मैम हमें स्टडी करना है जो हमारा लोड लग रहा है, तो हम कंक्रीट पार्ट पे कितना आ रहा है और मैम स्टील मतलब रेनफोर्समेंट पार्ट में कितना जा रहा है, उसके लिए मैम ये करते हैं। और दोनों को एक साथ अगर मिक्स होगा तो अलग अलग करना नहीं हो पाएगा, इसलिए किसी एक को मैम दूसरे के कंपैरिजन में कन्वर्ट इक्विवेलेंट कर में लेते हैं, जिसमें चेंज कर हाँ लेंगे। इक्विवेलेंट में चेंज कर लेते हैं। इसके लिए मॉडुलर रेशियो की जरूरत होती है कन्वर्जन। ठीक है, गुड, ठीक है। इसको बनाओ कॉपी में, ग्रुप में कॉपी में बनाओ उसे जल्दी से। रामायण नहीं है? थर्टी फाइव हो रहा है बेटा, अभी 40 में जाएगी ना, अभी 5 मिनट है। बन गया है सबका? बन गया? यस मैम बन गया। ठीक है,
कोई आरसीसी नहीं, कोई बीम, कोई मटेरियल है, ठीक है, बीम बोलो, स्लैब बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, क्या कर रहा है, ये ओवर हैंगिंग हो रहा है ना, तो उस पे क्या मैंने किया, एक लोड लगा दिया, इसके अंदर स्टील भी है, ठीक है, इसके अंदर स्टील भी है और कंक्रीट भी है। स्टील दिखेगा नहीं, क्योंकि जब भी हम जनरली वे में अगर अपना स्ट्रक्चर देखोगे, कोई भी बीम स्लैब, तो तुम्हें बस कंक्रीट ही दिखता है, उसके अंदर क्या होता है, स्टील लगा हुआ होता है, वो दिखता नहीं है, बट इसमें मैंने मेंशन कर दिया, समझ लो उसको, ठीक है। तो वो स्टील है और कंक्रीट है। उस ब्लॉक की लेंथ क्या है, एक्चुअल लेंथ L। तो जब मैंने लोड P लगाया, तो वो मटेरियल क्या होगा, डिफॉर्म होगा, एलोंगेट होगा, क्योंकि Yes, कौन सा ma'am. फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो एलोंगेट हुआ, तो साथ साथ क्या होगा, वो तुम्हारा जो रिइंफोर्समेंट है, मतलब जो सरिया है, वो भी क्या हो जाएगा, स्टील, वो भी इलोंगेट हो जाएगा, ठीक है। Yes. तो जो इलोंगेशन हुआ है, उसकी लेंथ मैंने dx मान ली है, ओके। और ये मैंने चार इसमें मतलब स्टील यूज किया है, दो पीछे है, दो आगे है, दो पीछे की तरफ है, पीछे वाला दिखेगा नहीं, मतलब इसलिए मैंने सेक्शन यहाँ पे बना दिया है। जो सेक्शन है, अब उसमें क्या है, जो सर्कल है वो क्या है, स्टील है, उसके अलावा और सब क्या है, कंक्रीट है। एसी क्या है, कंक्रीट की एरिया है, स्मॉल पीसी जो है तुम्हारा स्ट्रेस है कंक्रीट का, कैपिटल पी जो है वो लोडिंग है, यस जो कि कंक्रीट पे आ रही है, ठीक है। वैसे स्टील के केस में एस एरिया ऑफ स्टील है, और स्मॉल पीएस क्या है, स्ट्रेस ऑफ स्टील, और कैपिटल पीएस जो है कि जो लोडिंग लग रही है उस पे, स्टील पे। तो क्या यहाँ पे टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स में पूछूं तो कितना लिखोगे, P इज इक्वल टू, मैम, इज इक्वल टू स्मॉल पीसी इंटू कैपिटल, नहीं, इंटू एसी, और मैम प्लस स्मॉल पीएस इंटू एएस। ठीक है, तो इसको पहले ऐसे लिख लो, कैपिटल पीएस प्लस कैपिटल पीसी, ठीक है। कैपिटल पी इज इक्वल टू कैपिटल पीएस प्लस कैपिटल पीसी। अब कैपिटल पीएस को चेंज कर लो, क्या होता था, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता था, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया। तो स्टील के लिए स्ट्रेस कितना लिखवाया मैंने, स्मॉल पीएस, फोर्स कितना लिखवाया, मतलब लोड, कैपिटल पीएस डिवाइडेड बाई एएस। तो यहाँ से चेंज कर लो कि कैपिटल पीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल पीएस इंटू एएस, यही होगा, यही होगा ना। Yes, ma'am. यस हाँ, तो अब लिखो उसको, पीएस की जगह पे वहां पे लिख लो स्मॉल पीएस इंटू एएस प्लस एसी इंटू स्मॉल पीसी। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद टाइम नहीं Okay. बचा।